Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट एग्ज़ाम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को। इसको हम हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। जो आपका सी टेट का एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है सी टेट जो जुलाई वाला है अनाउंस हो गया है। तो आपको सी टेट की तैयारी के लिए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर देना है, जिससे आपका जो सी टेट है काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने हैं, इनके अंतर्गत ही आपको अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। चाहे आप फर्स्ट बार दे रहे हैं या फिर आप किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया है जो आपने पिछली बार दिया होगा, तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपको समझना है इस एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ख़ास तौर पर जो सी टेट का एग्ज़ाम है इसके लिए। और प्लस में आपको क्या करना है, जो सिलेबस है इसको समझना है, सिलेबस को अच्छे से कर लेना है। तो आपका जो सी टेट है काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। आपको 110 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर के चलना है, चाहे आप फर्स्ट बार दे रहे हैं या आप अगर स्कोर बढ़ाने के लिए देना चाह रहे हैं, तो आपको और यानी जितना आपका स्कोर हुआ है उससे अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। जो सी टेट का एग्ज़ाम है इसको क्लियर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखा होता है, क्योंकि जो जनरल वाले होते हैं इनको 90 नंबर लाने होते हैं तब इनका पास होता है। और जो ओबीसी एससी एसटी अदर कैंडिडेट होते हैं उनको उनके लिए 82 नंबर लाना होता है, तो उनका जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा। तो यह पासिंग क्राइटेरिया था और इस एग्ज़ाम के लिए नो नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको अभी से फोकस करके चलना है। इसमें मैं आपको 1 जनवरी 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको कराऊंगी। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, जो भी मैं आपको कराऊंगी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो आपको बताना है कि विकास एक आयामी होता है, या विकास एक दिशीय होता है, या विकास एक सतत प्रक्रिया है जो आपकी असतत प्रक्रिया है, या फिर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो विकास के विषय में पूछा है कि जो विकास होता है बच्चे का कैसे होता है। तो आपको बताना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि जो बच्चे का विकास होता है वह अधोगामी होता है और शीर्षगामी होता है। इसको समझते हैं, अधोगामी और शीर्षगामी क्या होता है। अधोगामी को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं अधोगामी को। शीर्षगामी को हम क्या बोलते हैं, सफेलोकॉडल बोलते हैं, सफेलोकॉडल बोलते हैं। तो इसके विषय में हम बात करते हैं। जो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है, जो अधोगामी होता है, इसकी बात करते हैं तो बच्चा है इसका विकास सेंटर टू पेरिफेरी होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है। किसमें, अधोगामी में केंद्र से बाहर की तरफ होता है जो बच्चे का विकास होता है। और शीर्षगामी की बात करते हैं तो बच्चे का जो हेड है यानी कि सिर है, तो सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से कहाँ की तरफ होता है, बच्चे का विकास पैर की तरफ होता है, यानी कि हेड टू टो होता है। सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बच्चे का विकास होता है किस तरीके से होता है। तो अधोगामी होता है और शीर्षगामी होता है। अधोगामी को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, जो सेंटर टू पेरिफेरी होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो शीर्षगामी की बात करते हैं, हेड टू टो होता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है आपको
कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, या बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, या बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो आपको सही कथन बताना है। तो इसमें आपको दे रखा है कि बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, बिल्कुल गलत है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। और आपको दे रखा है कि विकास केवल आनुवंशिकता, केवल की बात की गई है, यह भी आपका नेगेटिव हो जाता है। तो यानी कि जहाँ पे आपको फिक्स चीज़ें दे रखी हों, केवल दे रखा हो, नहीं दे रखा हो, तो यह आपका गलत हो जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। इसमें सही पूछा है तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे का विकास होता है। कैसे होता है? सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यानी कि सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत ही बच्चे का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिक पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है, अधिगम कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है, या फिर परिपक्वता कहलाती है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, परिपक्वता कहलाती है, यानी कि मैच्योरिटी कहलाती है। जो आनुवंशिकता विन्यास से पूर्व निर्धारित प्रकट होने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है? परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। आपको इसमें सामाजिकरण का प्रथम कारक बताना है और द्वितीय कारक बताना है, क्या होता है? तो परिवार और विद्यालय होता है, मीडिया और परिवार होता है, विद्यालय और मीडिया होता है, या मीडिया और पास पड़ोस होता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो सामाजिकरण का प्रथम कारक क्या होता है और द्वितीय कारक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि सामाजिकरण का प्रथम कारक क्या होता है? परिवार होता है, परिवार होता है। दूसरा कारक होता है विद्यालय, दूसरा कारक क्या होता है? विद्यालय होता है। तो सबसे पहले परिवार आता है सामाजिकरण में। बच्चे का जो विकास होता है समाज में, तो सबसे पहले परिवार के अंतर्गत होता है। फिर बच्चा बड़ा होता है तो वह विद्यालय जाने लगता है, तो विद्यालय में उसका विकास होता है। तो सामाजिकरण का प्रथम कारक परिवार होता है, द्वितीय कारक आपका विद्यालय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है, या सामाजिक अनुबंध बनाए रखना है, दंड और आज्ञा पालन है, या फिर सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत है? तो आपको इसमें बताना है कोहल वर्ग के अनुसार जो 7-8 वर्ष का बच्चा होता है, इसमें निर्णय लेने का आधार क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। क्या हो जाता है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। यह लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष के बच्चों का यह क्या होता है? नैतिक निर्णय लेने का आधार होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता की बात करते हैं तो किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, या फिर चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, या स्थानों जैसे अपने विद्यालय में स्थानीय मानचित्र करने की क्षमता। तो आपको इसमें बताना है जीन पियाजे के अनुसार जो क्रमबद्धता है, सीरियसन है, यह इसमें संदर्भ में प्रयोग हुआ है तो किसका हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है।
यानी कि 5 वर्ष की एक बच्ची है, उसको यह लगता है कि जो जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसको हम हाथ से गोल गोल करके सांप के रूप में उसकी आकृति बना देते हैं, तो मिट्टी होती है वह बढ़ जाती है। तो जीन प्याजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, इस सोच के पीछे कौन सा लॉजिक है, आपको बताना है। तो जीववाद है, या फिर केंद्रीयता है, या परिकल्पित निगमनात्मक है, या संक्रामक परिणाम निकालना है, तो आपको बताना है जीन प्याजे के अनुसार। तो छोटी सी बच्ची है, वह सांप के रूप में उसको बना देती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीयता। क्या होता है, सीरिएशन होता है, यानी कि उसको लंबा कर देती है, सांप की तरह बना देती है। यह क्या होता है, क्रमबद्धता होती है, यानी कि मट्टी है वह बढ़ जाती है बच्चे की नज़र में, लेकिन मिट्टी है वह बढ़ती नहीं है, ऐसा उसको लगता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, क्या है, सामाजिक संरचना है, व्यवहारवाद है, या मनोविश्लेषण है, या सार्वभौमिकता है। तो आपको लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर बताना है आपको कौन सा यह आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सामाजिक संरचना। लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो यह समाज की बात करते हैं, हमेशा समाज को साथ लेकर चलते हैं, समाज संस्कृति की बात करते हैं। कौन, लेव वाइगोत्स्की। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। तो यानी कि बच्चा है, खुद से बातचीत करता है, तो इसमें लेव वाइगोत्स्की ने एक शब्द दिया है। तो कौन सा शब्द दिया है, तो निजी संवाद है, उच्च स्वर में वार्ता है, पाठ है, या फिर स्वकेंद्रीयवाद है। तो आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यह आता है कि लेव वाइगोत्स्की ने स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। तो किस शब्द का प्रयोग किया है लेव वाइगोत्स्की ने, तो इसका सही आंसर हो जाता है निजी संवाद का, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। जो प्रगतिशील कक्षा है इसकी आपको विशेषता बतानी है। तो ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना है, या योग्यता पर आधारित स्थायी अलगाव है, या असहयोगता पूर्ण अधिगम है, या पुरस्कार और दंड का प्रयोग है। जो एक प्रगतिशील कक्षा है उसके लिए एक विशेषता बतानी है, तो कौन सी विशेषता हो जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है सहयोगिता पूर्ण अधिगम। सहयोगितापूर्ण अधिगम यानी कि कोलैबोरेट की बात की गई है, तो सहयोगितापूर्ण अधिगम होना चाहिए किसके लिए, एक प्रगतिशील शिक्षा के लिए। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, तो यह बुद्धि किस रूप को दर्शाती है। एक बच्चा है जिसको दूसरों की नीयत को और उसकी इच्छाओं को समझने की योग्यता है, तो उसकी बुद्धि कैसी कहलाती है, तो स्थानिकीय संबंध बुद्धि है, या अंतरावैयक्तिक बुद्धि है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि है, या फिर उसकी प्रकृति बुद्धि है। तो उस बच्चे की जो बुद्धि है कैसी है, तो आपको बतानी है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, उसकी अंतरावैयक्तिक बुद्धि है, यानी कि वह दूसरों की बात को समझ लेता है, उसको उसको समझ लेता है कि इसकी इच्छाएं क्या है, इसकी नीयत क्या है। तो यानी कि उसकी अंतरावैयक्तिक बुद्धि है, बाहरी बुद्धि है, जो दूसरों की बुद्धि उसके समझ में आ जाती है, उसकी बाहरी बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, या विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा में प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, या द्विवर्षीय उपागम
विद्यार्थी में उलझन पैदा करते हैं और सीखने में बाधा डालते हैं। तो आपको इसमें बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, यानी कि बच्चा बहुभाषी होता है तो उसके बहुत सारे लाभ हो जाते हैं बच्चे को। यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि जेंडर भूमिकाएं हैं। जेंडर भूमिकाओं की बात करते हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है जेंडर से। तो जेंडर भूमिकाएं क्या होती हैं? तो अधिग्रहित व्यवहार होता है, या फिर जन्मजात व्यवहार होता है, या फिर जैविक संरचनाएं होती हैं, या फिर आनुवांशिक निर्धारित होता है। जो आपका जेंडर होता है कैसा होता है? तो जेंडर होता है यह अधिग्रहित व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है? अधिग्रहित व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, आपको बताना है। जो सतत और समग्र मूल्यांकन है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों में प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, या छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र के अनुसार ही इसको रूपांतरित करना, या छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, या फिर छात्रों को किसी विषय में सफल होने और विफल होने के लिए घोषित करना। तो आपको इसमें बताना है कि बच्चे के लिए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, जो सतत और समग्र मूल्यांकन होता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है इसका सही आंसर है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र के अनुसार ही रूपांतरित करना। यानी कि बच्चों की जो समझ है उसको आंकना और सिलेबस के अनुसार, पेडागोजी कॉन्सेप्ट के अनुसार इसमें परिवर्तित कर देना। यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? या फिर विशिष्ट छात्रों को अधिगम वक्र पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है, या फिर कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा, या कौन सी विधि छात्रों में उच्चतम अंक प्राप्त करने में मदद करेगी? तो आपको इसमें बताना है कि जो कक्षा का मूल्यांकन पद्धति है इसके अनुसार शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सीटेट ने सभी को समान अंक दिया है, सभी को समान अंक दिया है, सभी को समान अंक दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। जो समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, इससे अभिप्राय बताना है आपको कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाएगा, या दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाएगी, या सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाएगी, या फिर योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जो समावेशी शिक्षा है इसके विषय में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर है जो समावेशी शिक्षा है, यानी कि समावेशी नाम से ही स्पष्ट होता है कि सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा की बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा है। तो हमें ध्यान देना चाहिए सभी बच्चों पर, सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्वालिटिव एजुकेशन देनी चाहिए सभी बच्चों को। तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका, कथन दे रखा है आपको और कारण भी दे रखा है। तो पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है
कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसमें आपको बताना है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए और आर दोनों सही हैं या आर सही व्याख्या करता है ए की, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है। आपको इसमें बताना है ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसमें आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने में और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, लेकिन यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। किस में प्रॉब्लम हो रही है बच्ची को, लिखने में परेशानी हो रही है, तो यह पठन वैकल्य है, आलेख वैकल्य है, गणन वैकल्य है, या फिर आपका ध्यान एवं अति सक्रियता विकार है। तो आपको इसमें बताना है यह कौन सा विकार हो जाता है। बच्ची को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो लिखने का हो जाता है आलेख वैकल्य, यानी कि जो आपकी डिस्ग्राफिया है इसमें प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया की दिक्कत है, आलेख की प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए। तो मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, या फिर शिक्षा शास्त्र उपागम में मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, या रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, या फिर आपको जो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है इसमें संख्याओं में वृद्धि करना चाहिए और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के लिए विभिन्न यानी कि विभिन्न विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो यह आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको इसको अच्छे से नोट करके लिख लेना है, जहाँ पे आपको विविध दिख जाए वही आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बल नहीं देना चाहिए बच्चे को और तरीकों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन मानकीकृत तरीकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। जो क्रिएटिविटी का लक्षण है आपको बताना है, अपसारी चिंतन है, आवेगशीलता है, सोच में केंद्रीकरण है, या अभिसारी चिंतन है। तो आपको इसमें बताना है जो क्रिएटिविटी का एक लक्षण है कौन सा लक्षण हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है अपसारी चिंतन। क्या हो जाता है, अपसारी चिंतन होता है। यह बच्चे को क्रिएटिव बनाता है, यानी कि सृजनात्मकता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, खेल के द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग के द्वारा, या सहपाठियों और वयस्कों सहभागिता के द्वारा। तो इसमें आपको बताना है 1 और 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है, या फिर 1st, 2nd और 3 सही है, या फिर 1st, 2nd, 3rd और 4th सही है। यानी कि बच्चे हैं ज्ञान की संरचना के द्वारा सभी का निर्माण करते हैं, यानी कि इसी प्रकार से निष्कर्ष निकालते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 खेल के द्वारा भी, सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, पदार्थों की क्रिया और प्रयोग के द्वारा, सहपाठियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। तो अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है। यानी कि अध्यापिका है बच्चों को फ़ोन नंबर याद करने के लिए दे रही है, रटने के लिए दे रही है, 3 से 4
अंकों को वह समूह में बांट देती है। तो आपको इसमें बताना है कि जो अध्यापिका है कौन सी रणनीति के साथ वह उनको समझा रही है, बच्चों को याद करने के लिए कह रही है। तो खंडीकरण है या कूट लेखन है, स्वागीकरण है या अनुकूलन है, तो कौन सी विधि हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है खंडीकरण। क्या हो जाती है? खंडीकरण हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? चंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंकिंग बोलते हैं। तो खंडीकरण यह विधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, यानी कि बच्चे को खंड खंड करके सिखा रही है, तो खंडीकरण हो जाती है, इसको हम चंकिंग बोलते हैं। आगे बात करते हैं, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो इसमें कौन सी दशा है, जो अधिगम की कौन सी दशा है जो विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु रटना या दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण करना या उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन करना, तो किस पर अधिक बल देना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाता है कि परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और सही उत्तर देकर उन्हें पुरस्कृत करती है। ऑप्शन नंबर 2 आता है कि परामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है और विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। ऑप्शन नंबर 3 आता है कि अरुंधति नए शब्दों को अर्थ समझने के लिए संदर्भित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है, या फिर रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों में 5 बार लिखने के लिए देती है, यह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो इसका सही आंसर बताना है, सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने के लिए सुसाध्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1 और 4th, या फिर 1 और 3rd, सेकंड और थर्ड, या फिर फर्स्ट और सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। सेकंड और थर्ड है, यह आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य कर सकते हैं? तो अपने विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा करके, या समस्या को हल करने के लिए अटल तरीके का इस्तेमाल में बढ़ावा देकर, या समरूपों का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देकर, या निष्क्रिय रटंत पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो आपको इसमें बताना है कि एक शिक्षक होने के नाते बच्चों की जो समस्या का समाधान है आप किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? तो कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देकर, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, या रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, या शिक्षक के द्वारा श्याम पट्ट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना। तो आपको इसमें बताना है कि एक सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। यानी एक समस्या है, उसको विभिन्न विभिन्न तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके विषय में विचार करना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होगी? शर्म की भावना, गुस्सा की, या फिर गर्व की, या उत्कंठा की? तो आपको इसमें बताना है बच्चों में कौन सी भावना होगी। किसमें पूछा है? सफलता के लिए आंतरिक कारण पूछे हैं। बच्चे में गर्व की भावना उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय
उपागम का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के मौके देता है, या यह अध्यापक को निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। ऑप्शन नंबर 4 आता है कि यह बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करता है। तो इसका सही आंसर बताना है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंबंधनीय उपागम को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। तो बहुसंवेदनीय उपागम का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। तो इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे नहीं वाला पूछा है। तो एक अध्यापिका को बच्चों के द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं को भ्रांतियों में सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, या बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत ही स्वाभाविक है, या एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती हैं, बल्कि बच्चे को अपने आस पड़ोस की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। तो आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है कि बच्चे हैं वह संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा कथन है वह बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि एक अध्यापिका को बच्चों के द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल आपका सही हो जाता है, हतोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर बताना है आपको कि परिप्रेक्ष्य क्या कहता है। अधिगम का परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है व्यवहारात्मक रूप से। किस रूप से किया जा सकता है? व्यवहारात्मक रूप से प्रेरित किया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम था इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी से अपनी तैयारी को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। तो अभी से आप लग जाइए, अभी से मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना।